हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बहुत ही यूज़फुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए हर क्रॉनिक डिजीज़ वाले पेशेंट या हार्ट पेशेंट के लिए इमरजेंसी मैनेजमेंट जो किट होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। हम ज़्यादा इलैबोरेट चीज़ पर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या-क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए और उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि आपको बेसिकली क्या-क्या रखना है। हालाँकि ये एक टिपिकल किट जैसा नहीं है कि जिसमें हम 4 गोली को रख लें और 1 इंजेक्शन को रख लें और काम हो गया, वैसा नहीं है। अगर कार्डियक इमरजेंसीज़ या कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज़ हम सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इनमें से जो चीज़ें आपकी बीमारी के लिए रेलेवेंट है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको अपनी किट में रख सकते हैं, बाकी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले ज़रूरी है इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट नंबर्स। कई बार लोग किट में डब्बा और सारी चीज़ें तो रख लेते हैं, सारे सामान तो रख लेते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट के नंबर्स को भूल जाते हैं। इमरजेंसी में एम्बुलेंस का क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट करना है उसका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, उस हॉस्पिटल के एम्बुलेंस का क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस डॉक्टर पर आपको ट्रस्ट है, नज़दीक में जो भी अच्छा डॉक्टर है जो इस तरह की इमरजेंसीज को हैंडल कर सकता है, चाहे हार्ट रिलेटेड हो, ब्रेन रिलेटेड हो, उस डॉक्टर का क्या नंबर है, उस डॉक्टर की इमरजेंसी में किसको कॉन्टैक्ट किया जा सके उसका क्या नंबर है। कई बार आप किसी एक बंदे का नंबर रख लेते हो, लेकिन इमरजेंसी में वो कोई आउट ऑफ स्टेशन है या कोई कारण से वो फ़ोन नहीं उठा पाता, रिसीव नहीं कर पाता, कोई सर्जरी में डॉक्टर बिजी है, तो आपसे बात नहीं हो पाती, आप मैनेज नहीं कर पाते हो। तो इमरजेंसी के मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए और इमरजेंसी में परिवार वालों के भी कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति घर पर है जिसके पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, लोगों के नंबर्स नहीं है कि व्यक्ति की वाइफ का या हस्बैंड का क्या नंबर है, व्यक्ति के बच्चों का क्या नंबर है, व्यक्ति के और इम्पोर्टेंट रिलेटिव्स का क्या नंबर है। वो सारी चीज़ें एक छोटी सी डायरी में या एक पेपर पे या आप जो इमरजेंसी किट है उसके डब्बे पर इसको पेस्ट कर सकते हैं ताकि वो भूला ना जाए और इसमें ऐसी चीज़ें हों कि अगर कुछ भी नंबर्स चेंज भी हो तो उसको भी अपडेट करते रहें। मान लीजिए आपने एक किट बनाई, उसके नंबर्स आपने डाले, 4-5 साल में लोगों के फ़ोन नंबर्स चेंज हो गए फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो उसको आप चेंज और अपडेट भी कर सकते हैं। तो इमरजेंसी में वो नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको कब कहाँ और कैसे आपको कॉन्टैक्ट करना है और किस किस तरह की इमरजेंसी में किसको कॉन्टैक्ट करना है, वो भी थोड़ा नंबर्स ज़्यादा रहें तो अच्छा है। इसके अलावा आपको पेशेंट की मेडिसिन की लिस्ट के पास होनी चाहिए। पेशेंट की मेडिसिन कौन कौन सी चल रही है उसका कोई लिस्ट होना चाहिए और पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह भी इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है पेशेंट को कौन सी दवाई चल रही है हमें इमरजेंसी में कुछ याद नहीं आता कि पेशेंट को क्या चल रहा है, कई बार हम घबरा भी जाते हैं। तो पेशेंट को दवाइयाँ कौन सी चल रही है वो अवेलेबल होनी चाहिए। या तो यह है कि मेडिकल इमरजेंसी किट के अलावा उसको साइड में रख के रखिए कि भाई ये इसमें से हम एक्स्ट्रा दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है कि कई तरह की इमरजेंसीज में जो दवाइयाँ यूज़ होती है वो वही होती है जो आपको पेशेंट को रेगुलर देनी होती है। जैसे अगर बीपी बढ़ गया तो बीपी की मेडिसिन वही होती है, खून पतला करने की दवा होती है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा होती है, अगर नाइट्रोग्लिसरीन देना है तो उसकी मेडिसिन है। तो ये सारी मेडिसिन जो पेशेंट को चल रही है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए अवेलेबल, और मेडिसिन कौन कौन सी पेशेंट को रिसेंटली अपडेटेड लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन सी रिसेंटली पेशेंट को चल रही है, उसकी लिस्ट और उसके डोजेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी कुछ भी हो तो आप उसको एक्सेस कर सको कि हाँ पेशेंट को क्या बीमारी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर तो इमरजेंसी में कोई घर वाला हो साथ में, इसके चांसेस ज़्यादा है, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो पेशेंट के बारे में बहुत डिटेल नहीं जानता है, पेशेंट की बीमारी के बारे में नहीं जानता है। तो वैसे केसेस में आपके पास अगर साथ में सारी दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शंस या दवाइयों के पर्चे वगैरह डिटेल में अगर रहें तो इमरजेंसी में उसमें एक्सेस करना या उसको यूज़ करना, फ़ोन पर बात करके मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट एड की सप्लाईज़ में आपके पास रेगुलर इंजरी से रिलेटेड जो फर्स्ट एड होती है, जैसे कि बैंडेज है, गॉज पीस है, अडेसिव चिपकाने के लिए टेप है, सीजर्स है, ट्वीज़र्स है, एनेस्थेटिक वाइप्स है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होना चाहिए, एंटीसेप्टिक बैंडेड या लोशंस होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है किसी भी इंजरी या चोट लगने पर आपकी प्रयोग में आती है, तो ये सारी चीज़ें 1 या 2 पीस आपके पास होनी चाहिए। प्रेफरेबली स्टेराइल हो तो ज़्यादा अच्छा है ताकि उससे और प्रॉब्लम ना हो, पर इसका एक अलग से किट में आपका सामान होना चाहिए। इसका पूरा कलेक्शन आप बना के रख लेंगे तो अच्छा है किसी चोट से निपटने के लिए।
इसके अलावा आपको पेशेंट का कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन अगर आपको पेशेंट की ज़रूरत अगर पड़ती है तो उसमें जो मास्क या फेस शील्ड होता है वो अगर आप घर पे रखते हैं तो कई बार यूज़फुल होता है, क्योंकि लोग कई बार क्या है लोग दवाइयों के बारे में बहुत पूछते हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में बहुत पूछते हैं, सीपीआर के बारे में कभी कोई डिस्कस नहीं करता, सीपीआर में क्या क्या चीज़ों का प्रयोग होता है वो सारी चीज़ों के बारे में लोग नहीं सीखते। तो अगर आपके परिवार में कोई भी हार्ट पेशेंट तो घर में ज़्यादातर लोग को सीपीआर की टेक्निक्स या पल्मोनरी रिसस्सिटेशन की सारी टेक्निक्स आनी चाहिए, वो अलग से सीखा हुआ होना चाहिए। और उसके लिए जो माउथ गैग है या जो एयरवे प्रोटेक्शन डिवाइसेस है या पेशेंट को जो फेस मास्क वगैरह है, एम्बू वेंटिलेशन वगैरह करने की अगर आवश्यकता होती है तो वो सारी चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, थोड़ी बहुत चीज़ें एटलीस्ट घर पर जो अवेलेबल है या एक्सेसिबल है या जो आप रख सकते हैं वो आप उसको रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत इलेबोरेट चीज़ें जैसे एम्बू वेंटिलेशन के मास्क और वो सब चीज़ें भी अवेलेबल कर सकते हैं, यदि आप उतना एक्सटेंसिव लिस्ट या किट को बनाना चाहते हैं घर पे तो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन बेसिक चीज़ें भी अगर आपको आए और उनके सामान आपके पास अवेलेबल हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा पेशेंट की हफ्ते भर की लगभग मेडिसिन का सप्लाई आपके पास उसमें रहना चाहिए इमरजेंसी किट में, मतलब जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन पेशेंट लेता है उसकी इमरजेंसी किट का सप्लाई आपका उसमें होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कई तरह की हो सकती है। कई बार आप बाहर चले गए और दवाइयाँ नहीं है तो इमरजेंसी किट को अगर आप लेके चले गए हो तो वो सारी चीज़ें जो है आपके लिए यूज़फुल हो सकती है कि दवाइयाँ अगर आप भूल गए तो 7-8 दिन 10 दिन की आपके पास दवाइयाँ उसमें मिल सकती है। तो इमरजेंसी किट का मतलब सिर्फ खाली ये नहीं है कि घर पर ही उसको यूज़ करना है, इमरजेंसी किट को आप इमरजेंसी में कहीं साथ में भी लेके जा सकते हैं और बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ये पेशेंट की जान बचाने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो इसमें पेशेंट की दवाइयों का एटलीस्ट 7-8 दिन 10 दिन का सप्लाई होना चाहिए। एक पत्ता 10 दिन का रख ले तो अच्छा है, 10 दिन के एडिशनल दवाओं का लिस्ट आप उसमें साथ में डोज रखें तो अच्छा है। और ये चेंज भी करते रहें, मान लीजिए ऐसा है कि आपकी पेशेंट की कोई दवाई चेंज हो गई है तो ऐसा नहीं कि आप 5 साल पहले क्या दवाइयाँ चल रही है वो आपने रख के रखी है, वैसा नहीं, जो लेटेस्ट मेडिसिन चल रही है उसका 10 दिन का सप्लाई होना चाहिए। कुछ पेशेंट जो आई ग्लासेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं या हियरिंग एड्स वगैरह यूज़ करते हैं उसका एक एडिशनल सप्लाई आप रख सकते हो कि इमरजेंसी में कोई चश्मा फूट गया तो क्या करेंगे, हियरिंग एड कहीं गिर गए तो क्या करेंगे, उम्रदराज पेशेंट में ये भी दिक्कत होती है। तो एक्स्ट्रा हियरिंग एड या एक्स्ट्रा आपको चश्मा का सप्लाई अगर किट में हो तो अच्छा है। हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है पर ये ज़्यादातर लोग इमरजेंसी में जो लोग चश्मा पहनते हैं वो कहीं पे भी जाते हैं एक एक्स्ट्रा चश्मा वो लेके जाते हैं, हियरिंग एड भी एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, ऐसा यूजली लोग करते हैं तो ये भी इमरजेंसी में काम आता है। ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये है तो काफ़ी कॉस्टली डिवाइस, लगभग 80,000 से लाख रुपए तक का आता है। अगर आप इसको रख सके घर पे तो इससे बेटर चीज़ घर पर पेशेंट की जान बचाने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट में ज़्यादातर जिनकी भी जान जाती है वो इसकी वजह से जाती है। अगर ये डिवाइस आपके पास अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स में और ट्रैफिक पुलिस वगैरह के पास काफ़ी बार ये किट्स अवेलेबल रहती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इसका ट्रेंड, लोग रखते हैं इसको और इमरजेंसी में जान बचाने के लिए ये इजीली यूजेबल डिवाइस होता है जो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट का हार्ट को रीस्टार्ट कर देता है। हॉस्पिटल भी जब आप पेशेंट को लेके जाते हैं तो सबसे पहले यही डिफिब्रिलेटर डिवाइस को ही यूज़ किया जाता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और घर पर इसको रख सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है अगर इसको आप मैनेज कर सके तो। पर इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि मान लीजिए वो इमरजेंसी आपके एक तो थोड़ी हेवी बल्कि डिवाइस आती है जिसको आप सब जगह लेके नहीं घूम सकते, और मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है जो घर के बाहर हो गई कि आपका इमरजेंसी किट तो घर पे पड़ा और इमरजेंसी हो गई बाहर, तो फिर उसको लेके जाना मुश्किल है, हेवी है, लेके जाना इतना कम्बरसम लोगों को लगेगा। और दूसरा फिर ये है कि ये सारी चीज़ें जो है इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, सबको आना चाहिए तभी आप इसके लिए प्रॉपरली उसको मैनेज कर सकोगे। नहीं तो क्या है वो सारी चीज़ों को इमरजेंसी में आप हैंडल ही नहीं कर पाए तो आप बेसिक मैनेजमेंट ही नहीं कर पाओगे पेशेंट का। तो ये सारी चीज़ें घर पे अगर है तो अच्छी चीज़ है, घर पर अगर कोई इमरजेंसी हो तो मैनेज करने के लिए काफ़ी उपयोगी है, लेकिन थोड़ी कॉस्टली आती है, थोड़ी कम्बरसम भी है, यूज़ करना भी इतना ईजी नहीं है। आपको सिखाया दे चाहे तो आपको आ जाएगा अगर आप एजुकेटेड है तो, लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयोगी है यदि आप इसको अप्रोप्रिएटली यूज़ करें तो। इसके अलावा आपकी इमरजेंसी मैनेजमेंट किट में एक बीपी मॉनिटरिंग डिवाइस होना चाहिए। घर पर एक हो अच्छा है जो इजीली एक्सेसिबल हो, नहीं हो तो इमरजेंसी किट में एटलीस्ट एक होना चाहिए, दोनों अलग हो तो और ज़्यादा अच्छा है। पर ये आपका इमरजेंसी में काम करता है क्योंकि बहुत सारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बीपी पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पेशेंट को शिफ्ट करें तो ब्लड प्रेशर 180 है कि सिर्फ 80 है, इसके बेसिस पे दवाइयों का स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो आपको पेशेंट का इमरजेंसी में मेजर करने के लिए ब्लड प्रेशर आपका
बीपी मॉनिटरिंग डिवाइस जिसमें बैटरीज प्रॉपरली भरी हुई हो, नहीं तो पता चले इमरजेंसी में आप बैटरी ढूंढने को निकल गए कि बैटरी नहीं मिल रही है, डिस्चार्ज हो गया डिवाइस। तो वैसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली उसमें बैटरी भरी हुई होनी चाहिए और हर साल 2 साल में बैटरी एक बार रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए, नहीं तो पता चले उसमें लीक कर जाए चीज़ें। लेकिन ये चीज़ों भी बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इमरजेंसी में क्या कई बार टाइम नहीं होता है और आप कई बार गड़बड़ा जाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते और तब पैनिक हो जाता है, तो समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं, और उसी सकपकाहट में या इस गड़बड़ाहट में सारी चीज़ों में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा खून पतला करने की जो दवाइयाँ हैं, जैसे कि एस्पिरिन 325 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रेल लगभग 8 से 10 टैबलेट होनी चाहिए। आप ज़्यादातर पेशेंट को, अगर हाई ब्लीडिंग रिस्क पेशेंट है तो उसको आप 300 मिलीग्राम में 4 टैबलेट देते हो, 75 मिलीग्राम की 4 टैबलेट, या अगर लो ब्लीडिंग रिस्क का यंग पेशेंट है तो आप 600 मिलीग्राम की 8 टैबलेट देते हो उसको, यानी कि 75 मिलीग्राम की 8 टैबलेट, तो 600 मिलीग्राम हो जाता है। इसके अलावा आप रोजुवास्टैटिन 40 मिलीग्राम या अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम ये टैबलेट देते हैं, तो ये 3 टैबलेट पेशेंट को देना अनिवार्य है। सॉर्बिट्रेट का या नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि घर पर कई बार कितना ब्लड प्रेशर है, कितना कंडीशन कैसा है, वो जानना कई बार मुश्किल होता है, और हार्ट अटैक के सिनेरियो में इसका कई बार उतना अच्छा रोल नहीं है। स्टेबल एंजाइना के पेशेंट में दर्द को कम करने में ये ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन हार्ट अटैक के पेशेंट में उतनी उपयोगी नहीं है, तो ये रख सकते हैं, लेकिन ये उतनी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को बड़ा हार्ट अटैक आता है तो ये ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कम कर सकता है, गलत कारणों से लिया जाए तो नुकसानदायक भी हो सकता है, और हार्ट अटैक में नली को पूरी तरह से खोलने में कुछ खास फायदा नहीं करेगा, दर्द को ज़रूर कम करेगा, तो इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत हाईली रिकमेंडेड मेडिसिन नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान से यूज़ करें तो अच्छा है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन आपकी इमरजेंसी किट में होना चाहिए। यदि किसी को एनाफाइलैक्टिक शॉक हो, कोई एलर्जिक सडन रिएक्शन हो, तो वो इंजेक्शन जान बचा सकता है। अगर वैसे पेशेंट में ब्लड प्रेशर इतना जल्दी ड्रॉप होता है कि जब तक आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाओगे पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए आपको कोई कीड़ी ने काट लिया, कोई अगर इमरजेंसी में आपको किसी चीज़ में एलर्जी हो गई सडन, जिसमें बीपी ड्रॉप हो गया, तो ये इंजेक्शन आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आपके लिए इंजेक्शन की इमरजेंसी किट में ज़रूरी है ग्लूकागॉन का इंजेक्शन होना। ग्लूकागॉन इंजेक्शन डायबिटीज़ वाले पेशेंट के ज़रूरी है। जब पेशेंट सडनली अगर इमरजेंसी में ऑल्टर्ड सेंसोरियम में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, तो वैसे पेशेंट्स के लिए आपको ज़रूरी है कि उसको आप ग्लूकागॉन का इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि वो शुगर लेवल्स को बढ़ा सकता है, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट को आप ग्लूकोज पाउडर दोगे तो खिला नहीं पाओगे, वो सांस की नली में चला जाएगा। तो अनकॉन्शियस पेशेंट को होश में लाने के लिए और शुगर लेवल्स को 15-20 मिनट में बढ़ा देता है, बढ़ाने के लिए आपको ग्लूकागॉन का इंजेक्शन चाहिए। साथ में डायबिटीज़ मैनेजमेंट वाले पेशेंट में घर पर इमरजेंसी में ग्लूकोमीटर होना ज़रूरी है। ग्लूकोमीटर इमरजेंसी किट में रहेगा तो आप तुरंत ही चेक कर सकोगे, साथ में उसकी स्ट्रिप्स भी चाहिए, आप तुरंत चेक कर पाओगे कि शुगर लेवल ज़्यादा कम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आप चेक कर सकोगे। पेशेंट की मान लीजिए गफलत की हालत है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, तो आप उससे तुरंत चेक कर सकते हो कि शुगर बहुत कम तो नहीं है। और उस किट में ग्लूकॉन डी का पाउडर या सोल्यूशन होना चाहिए। ग्लूकोन वीटा गोल्ड की गोलियां या इस तरह की कुछ चीज़ें भी आप रख सकते हो। ग्लूकॉन डी का पाउडर को तुरंत पानी में घोल के पेशेंट को दे दें अगर वो अनकॉन्शियस है तो। चीनी, बिस्कुट, चॉकलेट धीरे से असर करती है, ग्लूकोज पाउडर जल्दी असर करता है। तो यदि आप इस किट को बाहर भी लेके जा रहे हो तो डायबिटीज़ रिलेटेड 3 चीज़ें, ग्लूकोज मॉनिटर, ग्लूकॉन डी का पाउडर, और इसके अलावा आपके ग्लूकागॉन का इंजेक्शन, ये आपके पास होना चाहिए। इंसुलिन भी आप रख सकते हो, यदि आपके पास रेगुलर इंसुलिन वगैरह आप यूज़ कर रहे हो और शुगर बहुत ज़्यादा हाई है तो इंसुलिन आप रख सकते हो। हालांकि ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत हाई शुगर हो तो या पेशेंट कीटो एसिडोसिस में हो तो ये काम आ सकता है। अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा सप्लाईज रख सकते हो, फिर ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पर ग्लूकोज मॉनिटरिंग से रिलेटेड या ग्लूकोज मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी इमरजेंसी किट में अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी इमरजेंसी किट में होनी चाहिए, उन पर हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, वो सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जिन चीज़ों पर हमने बात करी है वो है इमरजेंसी किट में आपके पास सबसे पहले इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए, किसको कहाँ कैसे कॉन्टैक्ट करना है, इमरजेंसी में रिलेटिव्स को कैसे कॉन्टैक्ट करना है, एम्बुलेंस को, हॉस्पिटल को कैसे कॉन्टैक्ट करना है, उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। इमरजेंसी मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की होनी चाहिए, और मेडिसिन रिलेटेड किट होना चाहिए, मेडिसिन रिलेटेड लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सी दवा पेशेंट को चल रही है, लेटेस्ट मेडिसिन, और उन दवाओं का 1 हफ्ता या 10 दिन का सप्लाई होना चाहिए। खासकर अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो तो मेडिसिन का सप्लाई आपके पास 10 दिन का एटलीस्ट होना चाहिए। फर्स्ट एड की सप्लाईज होनी चाहिए, जिसमें चोट लग जाए उसका आपका
मैनेजमेंट का सारा सामान, गॉज पीस, एडेसिव टेप, सीजर्स, ट्वीजर्स, एंटीसेप्टिक वाइप्स, ये सब होना चाहिए। इसके अलावा सीपीआर से रिलेटेड कुछ सामान जो कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन में यूज होता है उसका किट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट की दवाएं चल रही है उसका सप्लाईज होना चाहिए। अगर ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो जान बचाने के लिए उससे अच्छा कुछ नहीं आता। आप उसको मैनेज कर सके, यूज कर सके तो वो बेस्ट चीज़ है। ब्लड प्रेशर का मॉनिटर होना चाहिए। इमरजेंसी की मेडिसिन में एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और स्टैटिन, ये 3 मेडिसिन हार्ट अटैक के पेशेंट्स के लिए। नाइट्रोग्लिसरीन इमरजेंसी में जबान के नीचे रखने के लिए, दर्द को कम करने के लिए दवा है, कभी कभार यूज कर सकते हैं। एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन एनाफाइलैक्टिक शॉक के लिए। ग्लूकागॉन का इंजेक्शन डायबिटिक हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेजमेंट करने के लिए। इंसुलिन आप रख सकते हो हाइपरग्लाइसीमिया मैनेजमेंट के लिए। ग्लूकोज मॉनिटर आपको रखना चाहिए शुगर मॉनिटरिंग करने के लिए, और ग्लूकोज पाउडर रखना चाहिए ताकि अगर हाइपोग्लाइसीमिक इमरजेंसी हो गई तो आप पेशेंट को वो दे सको। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी चीज़ हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके पास इमरजेंसी में होनी चाहिए, इमरजेंसी सिनेरियो को मैनेज करने के लिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी, कुछ चीज़ें यूजफुल लगी होंगी, कुछ चीज़ें लगा हो गया तो बहुत कम्बरसम है रखने को, पर ये सारी चीज़ों के बारे में यदि आप जानोगे तो आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को आप समझ सकोगे और अपनी इमरजेंसी किट जो आप घर पे रखते हो उसको टेलर डिज़ाइन कर सकोगे कि मेरे घर में ये चीज़ होनी चाहिए, उसे आप मैनेज कर सकोगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।